काफ़ी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमने पीएचपी सीखनी है, पीएचपी के ऊपर एक कोर्स लेके आए। तो फाइनली आज हमने पीएचपी के ऊपर कोर्स क्रिएट कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ पीएचपी सिखाऊंगा। दोस्तों आज के दौर पे जहाँ मनस्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मोंगोडीबी, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, फिर भी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजिट करोगे तो पीएचपी की बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर होती हैं। पीएचपी एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका काम है यूज़र से डाटा लेके डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना। इसकी मदद से हम फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। अगर आप पीएचपी की बात करें तो पीएचपी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट अभी तक चल रही हैं। जिस तरह से फेसबुक है, फेसबुक भी पीएचपी की मदद से ही बना है। इसके अलावा अगर आप बात करें वर्डप्रेस की, तो दुनिया की तकरीबन 20 से 30% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनती हैं। तो वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप पीएचपी सीख लेते हो, आप पीएचपी की मदद से फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस ना भी बनाओ, आप पीएचपी की मदद से वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स बना सकते हो। वर्डप्रेस की थीम और प्लगइन की कस्टमाइजेशन का वर्क बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप पीएचपी को अच्छे से सीख लेते हो, आप इसकी मदद से वर्डप्रेस की थीम कस्टमाइजेशन और प्लगइन कस्टमाइजेशन का काम कर सकते हो। पीएचपी एक बहुत ही ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंस्टॉलेशन, उसके बाद सिंटैक्स लगाना, कमेंट्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप, एरे, कंडीशन और लास्ट पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम पीएचपी और एचटीएमएल को इकट्ठा लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हो, ऑलमोस्ट आप 60 to 70% पीएचपी सीख लोगे। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो तो यही कंसेप्ट आपके इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जिस तरह से अगर आप एचटीएमएल की बात करो, एचटीएमएल के अगर आप जो टैग्स है वो काउंट करो, वो 100 से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में कितने इस्तेमाल करते हैं? 20 से 25। सेम इसी तरह से अगर पीएचपी के मुकम्मल टॉपिक्स हम देखें तो ये हज़ारों में बन जाएंगे, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट में हम यही चंद इस्तेमाल करते हैं। तो अब इनको हम बारी बारी सीखते हैं। दोस्तों पीएचपी एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे हम आम ब्राउज़र के अंदर रन नहीं कर सकते जिस तरह से हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। इसको रन करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास दो तरह के सर्वर हैं। एक हमारे पास है वैम्प सर्वर और दूसरा हमारे पास है जैम्प सर्वर। आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है। क्योंकि जैम्प की जो सेटिंग है ना, जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो ऑनलाइन, अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो ना, तो सेम तरह की सेटिंग होती है ऑनलाइन सर्वर के ऊपर भी। तो इसलिए आपने जैम्प को ही इंस्टॉल करना है। जब आप आओगे इस वेबसाइट के ऊपर, जस्ट आपने ना गूगल पे लिखना है जैम्प, तो आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ से आपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड करोगे तो आपके पास डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर इस तरह की एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये आपके पास आइकन बन जाएगा। इसके ऊपर आपने करना है डबल क्लिक। आपके पास अगर कोई भी एरर आता है ना, तो आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। फिर आपने करना है इसको नेक्स्ट, फिर करोगे आप इसको नेक्स्ट, और फिर आपके पास यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी कि आपने किस ड्राइव के अंदर जैम्प को इंस्टॉल करना है। अगर आप इसको एज इट इज़ रहने दोगे तो सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे आपके पास जैम्प का फोल्डर बन जाएगा। लेकिन मेरे पास सी के अंदर ड्राइव की जो स्पेस थी वो थोड़ी थी, तो मैंने इसको डी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपके पास इस तरह से ये फोल्डर बन जाएगा सी के अंदर। आपके पास अगर कोई और ड्राइव खाली है तो आप उसके अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपने फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन आपके पास लगेंगे 5 या 10 मिनट। तो उसके बाद ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। अब इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब आपके पास इस तरह का फोल्डर बन जाए तो इसका मतलब है ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपने सर्च बॉक्स पे आना है और यहाँ पे लिखना है जैम्प। तो आपके पास इस तरह से कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल सर्वर होगा। अभी हमें जो ज़रूरत है ना, वो है जस्ट अपाची की। एक हमारे पास माई एसक्यूएल आ रहा है और दूसरा हमारे पास आ रहा है अपाची। और इसके अंदर बाकी देखो मोजिल्ला है, और सॉरी मोजिल्ला नहीं, फाइलज़िला है, इसके अलावा मरकरी है। अभी आपके कोई भी काम का नहीं, आपके काम का जस्ट अभी अपाची है। आप जस्ट चाहे अपाची को स्टार्ट कर दो और साथ में माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर दो। अमूमन हमें अभी अपाची की ज़रूरत है, लेकिन मैं दोनों को ही स्टार्ट कर दिया करता हूँ। दोनों को, जब मेरी शुरू से आदत है, जब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मैं दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ। जब आप स्टार्ट करोगे, अगर आपके पास इस तरह के ग्रीन वाले आइकन्स बन जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका जैम्प सर्वर अच्छे से इंस्टॉल हो गया, कोई मसला नहीं है। जब आपके पास ग्रीन वाले आइकन्स बन जाए, इनको बेशक आप क्लोज कर दो, इस तरह से क्लोज कर दो। फिर आपने आ जाना अपने ब्राउज़र के अंदर। किसी भी ब्राउज़र के अंदर आपने आके यहाँ पे लिखना लोकल होस्ट, और इसके अलावा आप बस लोकल होस्ट लिख के आपने ना क्लिक कर देना है।
क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा और आपके पास इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। मतलब आपके पास जो आपने जैम को इंस्टॉल किया ना आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपाची फ्रेंड्स, फिर FAQs, कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पढ़ता है और ना ही आपको इसकी ज़रूरत है। जस्ट ये आपके पास आ रहा है PHP माई एडमिन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास डाटाबेसेस आ जाएंगी जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर करते हो, डाटा को शो करवाते हो। ये भी अभी आपके काम की नहीं है, जस्ट आपको मैं शो करवा रहा हूँ कि आपका सर्वर अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अभी मेरे पास नेट साथ कनेक्ट है, इंटरनेट कनेक्ट है, इसके लिए इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो जो आपका लोकल होस्ट है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन अगर साथ में नेट आपका चल रहा होगा तो आपका लोकल होस्ट अच्छे से वर्क नहीं करता, थोड़ी सी स्पीड में इशू आता है और कुछ भी नहीं। आपके पास इस तरह से आ जाएगा अपने ब्राउज़र के अंदर। अगर आपके पास इस तरह का आ गया, ब्राउज़र ओपन हो गया, तो आप समझ लें कि आपकी PHP रेडी टू यूज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने आ जाना अपने जैम वाले फोल्डर के अंदर जहाँ पे आपने जैम को इंस्टॉल किया है। अब मैंने इंस्टॉल किया इसे जैम के अंदर, मतलब D ड्राइव के अंदर जैम को इंस्टॉल किया है D ड्राइव के अंदर। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे आपके पास फोल्डर बन जाएगा C ड्राइव के अंदर। अगर आप इसको एज इट इज़ रखोगे C के अंदर या D के अंदर, जहाँ पे भी आपका ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपने आ जाना इस फोल्डर के अंदर। इसको करना है आपने डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक फोल्डर यहाँ पे होगा htdocs। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपके पास है htdocs ये वाला फोल्डर। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के फोल्डर्स आ जाएंगे। अभी मेरे पास ये आ रहा है माई ऐप, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने खुद से क्रिएट किया था। आपके पास सारे फोल्डर इस तरह के होंगे, डैशबोर्ड, इमेज, वेबलाइजर, जैम्प और बाकी सारे। आपने किसी को भी नहीं छेड़ना, आपने किसी को भी नहीं छेड़ना। इसके अंदर आपने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसको नाम रख देता हूँ माई PHP ऐप, या इसको हम रख देते हैं माई ऐप किया। और इसके अंदर आपने ओपन करना है, इसको ओपन करना है। अब इसके अंदर आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। अब इस फोल्डर को आपने किसी भी कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप Notepad++ इस्तेमाल करना चाहो, आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहो Sublime, VS, किसी को भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ Sublime को, और इस फोल्डर को मैं ड्रैग करके इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ Sublime के अंदर। इसको यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया माई ऐप। अब इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं आ रही। अब इसको भी साथ में ओपन कर लो और इसको भी। अब इसके अंदर हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं और इसको आप यहाँ पे ऐसे ही सेव कर दो। इसका आपने नाम रखना है index.php। आपने अब इंडेक्स क्यों रखना है? जब भी आपकी फाइल लोड होती है ना ब्राउज़र के अंदर, जो पहली फाइल ब्राउज़र रीड करता है वो रीड करता है इंडेक्स को। इंडेक्स का मतलब होता है फर्स्ट फाइल। तो आपको ब्राउज़र के अंदर इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप फोल्डर का नाम रखते हो तो जो आपकी फर्स्ट फाइल होती है ना इंडेक्स, उसको ऑटोमेटिकली ये रन कर देता है। तो आपने इसका नाम रखना है index.php। इसको आपने कर देना सेव। जैसे आप सेव करोगे तो आपके पास ये फाइल यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्रिएट होगी। उसके बाद आपने आ जाना है लोकल होस्ट के अंदर। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट और उसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है। हमारा फोल्डर का क्या नाम था? माई ऐप। और इसको आपने करना इंटर। इसको आप इंटर करोगे तो आपके पास इस तरह से आ जाए आउटपुट। इसका मतलब है कि आपका कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख के इसको सेव करोगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब हमारी जो PHP की फाइल है वो बिल्कुल सही तरह से रन कर रही है। अब इसको इस साइड पे ओपन कर लो और इसको इस साइड पे ओपन कर लो Sublime को। अब जो भी हमारा कोड होगा हम इस तरह से इसके अंदर लिखेंगे। एक साइड पे हमारा होगा PHP का कोड और एक साइड पे हम इसका आउटपुट देखेंगे। अब ये हमारे पास बन गई PHP की फाइल और यहाँ पे हम इसकी देख सकते हैं आउटपुट। अब आपको आई होप समझ आ गई होगी किस तरह से हमने फोल्डर्स क्रिएट करने हैं और किस तरह से हमने फोल्डर को ओपन करना है। अगर आपने यहाँ तक एज इट इज़ फॉलो किया है और आपके पास सेम तरह की आउटपुट आ रही है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख के इसको सेव करके इसको लोड करते हो तो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी PHP अच्छे से इंस्टॉल होगी और रन कर रही है। दोस्तों PHP का सिंटैक्स लिखने के लिए आपने यहाँ पे एंगल लगाना है, एंगल के बाद आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आपने लिखना है PHP और नीचे आके आपने इसको इस तरह से क्लोज कर देना है क्वेश्चन मार्क और आपका एंगल ब्रैकेट एंड। एंगल के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद PHP और इस तरह से आपने क्वेश्चन मार्क और एंगल के साथ इसको एंड कर देना है। अब इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे वो PHP का कोड होगा। अब इसके अंदर आप सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इको का। जब भी आपने कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना होता है PHP के अंदर आप यूज़ करते हो इको। सेव करोगे, इसको रीलोड करोगे तो आपके पास स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगा। आप इसके अंदर नंबर भी प्रिंट करवा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+2, अब सेव करूँगा, इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो इस तरह से आप इसका सिंटैक्स लिख सकते हो। अब इसके सिंटैक्स लिखने का तरीका ये होता है
कि जब भी आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है उसके बाद आपने ये सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अगर आप यहाँ पे इसको अगेन लिखो और ऊपर वाले को आप सेमीकोलन हटा दो, सेव करोगे, इसको यहाँ पे करेंगे रीलोड, तुम्हारे पास एरर आएगा। लेकिन जैसे हम सेमीकोलन लगाएंगे फिर सेव करके इसको रीलोड करेंगे तुम्हारे पास एरर नहीं आएगा। तो आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है, आपकी जो पहली स्टेटमेंट होगी और दूसरी स्टेटमेंट, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल लाजमी करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हो इको वर्ड, जब भी आपने प्रिंट करवाना है इको के बाद आपने कोई भी इसके अंदर डाटा टाइप लिख लेनी है। अगर इसके अंदर आपने कोई नंबर लिखना है तो आप नंबर लिख सकते हो, अगर आपने कोई वैसे टेक्स्ट लिखना है तो आप इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हो। अब जैसे इसको सेव करके रीलोड करोगे तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है या लास्ट वाली स्टेटमेंट है, आप सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तब भी आपके पास वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं फिर आप इसको रीलोड करते हो तो आपके पास एरर आएगा। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। तो ये इसके सिंटैक्स हैं, इसको आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि सम टाइम इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज हमारे कोड को बहुत बड़ा एरर दे देते हैं। होता थोड़ा सा एरर है लेकिन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसको फाइंड करते हुए। कमेंट्स, दोस्तों जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपके एक सेक्शन ऑफ कोड को दूसरे से अलग करने के लिए कमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो आप इसमें दो तरह से कमेंट लगा सकते हो। एक कमेंट्स होते हैं सिंगल लाइन, जब भी आपने सिंगल लाइन कमेंट इस्तेमाल करने हैं आप यहाँ पे ये स्लैश लगाओगे, डबल स्लैश, कंट्रोल और डबल स्लैश लिखोगे, या आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे किस तरह से कर दोगे, यहाँ पे इस तरह से, तब भी आपका कमेंट बन जाएगा और एक लाइन के अंदर आप अपना कमेंट लिख सकते हो, टेक्स्ट एरिया। और इसके अलावा हम यहाँ पे हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हैश का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे तब भी आप इसके अंदर सेम तरह से वन लाइन कमेंट लिख सकते हो। अगर आपके पास कमेंट है मल्टीपल लाइन का, अगर आपकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है कमेंट के अंदर, फिर भी आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पे एक स्लैश लगाओगे, फिर आप स्टार मार्क लगाओगे, फिर इसके अंदर आप कमेंट लगा दोगे जितना भी आपका है, 10 लाइनें हैं, 15 लाइनें, जितने लाइनों का आपने कमेंट लगाना है। फिर आपको जब इसको एंड करना है फिर आप यहाँ पे स्टार लगाओगे और स्लैश, और आपका कमेंट एंड हो जाएगा। इसके अंदर आप जितनी मर्जी आप मल्टीपल लाइंस का कमेंट्स लिखना चाहो, स्मॉल लिखना चाहो, इसके अंदर आप कोई और हिंट्स लगाना चाहो, वो सारा इसके अंदर लगा सकते हैं। तो PHP के अंदर हम 3 तरह से कमेंट्स लगा सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास वन लाइन कमेंट, उसके लिए हम ये स्लैश और उसके बाद एक लाइन के अंदर अपना कमेंट लिख सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं लिखना तो हम हैश टैग का इस्तेमाल करके हैश का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ एक लाइन के अंदर इसका कमेंट लिख लेंगे। ये हमारे पास होगा वन लाइन कमेंट्स। अगर हमने मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है तो हम यहाँ पे स्लैश, स्टार मार्क और ये वाला इसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है वो लिखेंगे और फिर इसको यहाँ से एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीपल लाइन कमेंट। वेरिएबल्स, दोस्तों वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे हमने कोई डिटेल सेव करके रखनी है, उसको हम बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको हम सेव करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी है तो हम वेरिएबल लगाते हैं वैर कीवर्ड के साथ। लेकिन PHP के अंदर जब भी आपने वेरिएबल लगानी है आपने यहाँ पे ये वाला साइन लगाना है, इसे बोलते हैं वेरिएबल साइन, इसे डॉलर साइन भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद आपने कोई भी नाम रखना है इसका, इसके साथ ही आपने इसका नाम रखना है। मैं इसको लिख देता हूँ नेम। मिसाल के तौर पे मुझे नेम को स्टोर करवाना है तो यहाँ पे लिखूंगा डॉलर साइन, इसे हम बोलेंगे PHP लैंग्वेज में वेरिएबल साइन। उसके बाद इसका नेम, फिर इसकी वैल्यू हम देंगे यहाँ पे 12। फिर इसको अगर हमने प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको और इस वेरिएबल का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। हमारे पास वेरिएबल नेम क्या है, हमारे पास नेम, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नेम, सेव करेंगे और इसको करेंगे यहाँ पे रीलोड, तो हमारे पास एरर आएगा। इसको कॉल करने के लिए भी हम यहाँ पे डॉलर साइन का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर इसको सेव करके यहाँ से रीलोड किया तो हमारे पास बाबर प्रिंट आ गया। जिस तरह से आपने इसको डिक्लेयर करना है सेम उसी तरह से आपने इसको यहाँ पे कॉल करना है। इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट करवाना है साथ में तो फिर आप कॉमा लगा के इसको प्रिंट करवाओगे। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे सेकंड नेम भी प्रिंट करवाना है, लास्ट नेम, तो यहाँ पे लिखूंगा एल नेम, इसका मतलब होगा लास्ट नेम। यहाँ बल्कि लास्ट नेम पूरा ही लिख देते हैं, बाबर और यहाँ पे अली। अब मुझे लास्ट नेम को भी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉलर साइन और यहाँ पे लास्ट नेम, इसको सेव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाबर अली। अगर यहाँ पे मैं कॉमा हटा दूंगा फिर इसको सेव करके यहाँ से रीलोड करूँगा तो हमारे पास एरर आएगा। और इसके अंदर हम यहाँ पे अगर प्लस ऐड करेंगे, या अब अगर हम प्लस ऐड करते हैं तब भी हमारे पास एरर आएगा। अगर इसको मैं प्लस ऐड करता हूँ और रीलोड करेंगे तब भी हमारे पास एरर आएगा। ये हमारे पास एरर तब नहीं आएगा प्लस साइन के साथ जब हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर होंगी, हमारे पास नंबर्स होंगे। अगर यहाँ पे 3 और 3 करके सेव करूँगा तो हमारे पास 6 प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर्स हैं तब हम प्लस साइन
इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास टेक्स्ट है, वैसे तो हम अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करते थे तो हम प्लस के साथ ऐड करवा सकते थे वेरिएबल्स को, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने सिंगल वेरिएबल देनी है। अगर हमारे पास मैथमेटिकल वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई है, इसके अंदर डिवाइड है या प्लस है, माइनस है, अगर आपकी मैथ की एक्सप्रेशन हैं तब आप यहाँ पे इसको प्लस माइनस जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसके अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब भी आपने वेरिएबल डिफाइन करनी है, सबसे पहले आपने ये डॉलर साइन लगाना है, इसे बोलेंगे वेरिएबल साइन। उसके बाद आपने कोई भी नाम रख देना है, इस तरह से मैं इसका नाम रख देता हूँ सिटी। उसके बाद इसकी आपने वैल्यू देनी है। वैल्यू आप यहाँ पे हर तरह के डाटा टाइप के अंदर दे सकते हो, यहाँ पे ट्रू, फॉल्स, जो आगे चल के हम सारी इसकी जो डाटा टाइप्स हैं वो कवर भी करेंगे। तो यहाँ पे हम सिटी देते हैं, सिटी में देता हूँ यहाँ पे टोबा, जो मेरी सिटी है, यहाँ पे टोबा सेव करूँगा। अब मुझे सिटी को प्रिंट कराना है तो जस्ट यहाँ पे लिखूँगा सिटी और इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास वो वाली वेरिएबल जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। अब ये मेरे पास प्रिंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसके लास्ट पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब सेमीकोलन लगा के सेव करेंगे तो हमारे पास अच्छा तब भी हमारे पास एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने प्लस ऐड किया हुआ है। टेक्स्ट और इंटीजर को हम प्लस नहीं कर सकते इसके अंदर। हम यहाँ पे कॉमा लगा के सेव करके इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो हमने वहाँ पे लिखी है। तो इस तरह से आप PHP के अंदर वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इको और प्रिंट, दोस्तों PHP के अंदर इको और प्रिंट दो तरह से हम डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमने कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है ब्राउज़र के अंदर तो उसके लिए हम दो वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं इको का और दूसरा हमारे पास होता है प्रिंट। दोनों सेम तरह से काम करती हैं, आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लो। अगर आप प्रिंट आप यहाँ पे लिखोगे तो प्रिंट भी आपका सेम तरह से वर्क करेगा। जिस तरह से हमारे पास इको ने वर्क किया, सेम तरह से आपका प्रिंट मेथड वर्क करेगा। अब इसके अंदर बेशक नंबर जो है उनको प्लस माइनस करवाना चाहो, कोई भी आप डाटा टाइप इसके अंदर लिखोगे सेम तरह से आपके पास वर्क करेगी। जिस तरह से मैं इसको प्लस करवाता हूँ तो हमारे पास प्रिंट के अंदर भी सेम तरह से वैल्यू दी गई, और अगर इसको मैं इको के अंदर लिखूंगा तो इको के अंदर भी हमारे पास सेम वैल्यू देगी। सेम तरह से काम करती हैं इको भी प्रिंट भी। आपका जो दिल करता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों PHP के अंदर हमारे पास 7 तरह के डाटा टाइप्स हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, फिर इंटीजर, फिर फ्लोट, बोलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और नल। इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने समझना है कि डाटा टाइप है क्या। डाटा टाइप का मतलब होता है डाटा को लिखने का तरीका। अगर आप यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट तो टेक्स्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखता हूँ इको और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का मतलब है स्ट्रिंग। यहाँ पे सेव करेंगे तो ये हमारे पास अगर टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो ये हमारे पास बन गया इंटीजर, या इसे हम नंबर भी बोल सकते हैं। इंटीजर डाटा टाइप या नंबर डाटा टाइप। जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे बोलते हैं नंबर और यहाँ पे इसे बोलते हैं इंटीजर। दोनों सेम तरह से हैं, चाहे इंटीजर बोल लो या नंबर बोल लो। तो ये हमारे पास बन गया नंबर्स। और उसके बाद अगर हमने फ्लोट को डिस्कस करना है तो फ्लोट भी सिंपल सा है। अगर किसी भी नंबर के साथ पॉइंट लगा के कोई वैल्यू आ रही है तो ये हमारे पास बन गया फ्लोट। और अगर इसके अंदर हमारी वैल्यू आ रही है ट्रू और फॉल्स तो ये हमारे पास बन जाएगा बोलियन। अगर यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बोलियन। इनको अब चेक किस तरह से करते हैं, आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल लिखो। अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे टेक्स्ट, यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर साइन और फिर लिखता हूँ टेक्स्ट। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ और फिर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। इसको अब चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसे हम बोलते हैं वैट डैम्प। और इसके अंदर हमने वेरिएबल का नाम पास कर देना है। वेरिएबल हमारे पास है टेक्स्ट, इसको पास करके सेव करेंगे और रीलोड किया, हमारे पास आ गया ये स्ट्रिंग है। अगर इसके अंदर मैं नंबर लिखूंगा, सेव करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आपके पास इंटीजर है या नंबर, इसे हम बोल सकते हैं इंटीजर या नंबर, ये आ गया। अगर इसके साथ मैं पॉइंट लगा देता हूँ तो ये हमें बताएगा ये हमारे पास क्या है, फ्लोट है। सेव किया तो ये हमारे पास आ गया फ्लोट। सिंपल सी चीज़ें, आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, जस्ट इनके नेम थोड़े से डिफरेंट है। अगर टेक्स्ट लिख रहे हो तो स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर नंबर्स लिख रहे हो तो आपके पास बन जाएगा इंटीजर, अगर नंबर के साथ पॉइंट्स आ रहे हैं तब आपके पास बन जाएगा फ्लोट। और अगर आपके पास वैल्यू आ रही है ट्रू और फॉल्स, जिस तरह से हम दो वैल्यूज़ जो है ना उनको प्रिंट करवाते हैं कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा बोलियन। यहाँ पे इसको सेव करके रीलोड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बोलियन। तो अब हमारे पास फ्लोट भी हो गया, बोलियन भी हो गया, और उसके बाद हमारे पास रह गया एरे। एरे भी सिंपल सी चीज़ है। एरे के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी वैल्यू लिखते हो जो आपके पास मल्टीपल टाइम्स आपने इस्तेमाल करनी होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एरे लिखता हूँ। एरे के अंदर आपके पास मल्टीपल डाटा होता है जो आप स्टोर करते हो एक वेरिएबल के अंदर, 1 और 2 और इसके अंदर आप 3, कोई भी आप वैल्यू लिख लो, सेव करो और इसको यहाँ पे करेंगे रीलोड तो हमारे पास आ जाएगा एरे, कि ये हमारे पास क्या है, एरे डाटा टाइप है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है नल, तो नल भी सिंपल सा है, जस्ट अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी नल और इसको हम सेव करेंगे और इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नल। उसके बाद हमारे पास रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इनसे मुश्किल चीज़ है, वो आपको थोड़ी सी बेसिक PHP आती होगी तब आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और स्टार्ट में आपको ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए कि आप इन बाकी के ऊपर फोकस करो, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे और नल, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग, नंबर है तो इंटीजर हो गया, अगर नंबर के साथ पॉइंट लग के कोई वैल्यू है तो फ्लोट हो गया, अगर आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स के अंदर है तब आपकी वो हमारे पास बन जाएगी बूलियन, अगर आपकी जो वैल्यू वो एरे के अंदर है, आपके पास एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर है तो उसे हम बोलेंगे एरे डाटा टाइप, और नल के अंदर वैल्यू हमेशा नल ही होती है, अगर उसकी वैल्यू नल होगी तो हमारे पास डाटा टाइप बन जाएगी नल। दैट्स ऑल। फंक्शंस हमारे पास होते हैं दो तरह के, प्री डिफाइन और यूज़र डिफाइन। प्री डिफाइन वो वाले फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी PHP के अंदर लगे होते हैं, जिस तरह से हमने डेट को प्रिंट करवाना है, हमने कोई कैलेंडर शो करवाना है तो उसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं प्री डिफाइन, और इनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पे मुझे आज की डेट को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इको, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंसेस के अंदर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा डेट, और इसके अंदर मैं फॉर्मेट दूंगा कि किस फॉर्मेट के अंदर मुझे प्रिंट करवाना हो। तो यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ, और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा डे। सेव करूँगा, इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास उस फॉर्मेट के अंदर ये प्रिंट हो जाएगा, आज की डेट प्रिंट हो जाएगी। मतलब मेरे पास आ जाएगा पहले ईयर जो हमारा अभी चल रहा है 2023, फिर मंथ हमारे पास है अक्टूबर का, वो 10 बनता है, और आज की जो डेट है वो हमारे पास है 22, तो आज की एग्जैक्ट डेट हमारे पास प्रिंट होगी। अब इसका फॉर्मेट अगर मैं चेंज करूँ, मैं सेकंड नंबर पे चाहता हूँ ईयर और फर्स्ट पे चाहता हूँ मैं मंथ को। अब सेव करके रीलोड करेंगे तो हमारे पास इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो वाले फंक्शन जो यूज़र खुद से डिफाइन करता है। अब फंक्शन हमने इस्तेमाल क्यों करने हैं? फंक्शन हमारे रीयूजेबल एबिलिटी बढ़ाते हैं कोड की। अगर एक वेबसाइट के ऊपर हमें एक कोड 10 दफ़ा चाहिए तो हम उसको 10 दफ़ा नहीं लिखेंगे, सेम तरह का कोड है हम 10 दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम एक दफ़ा कोड लिखेंगे, उसको फंक्शन के अंदर रख लेंगे। अब जब भी मुझे वो कोड चाहिए होगा मैं अगेन कोड नहीं लिखूंगा, जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फंक्शन आप डिफाइन किस तरह से करते हो। उसके लिए आप लिखते हो फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद आपने लिखना होता है फंक्शन का नाम। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई सम, और इसके बाद आपने देनी होती है यहाँ पे पैरेंथेसिस जिसे आप छोटी ब्रैकेट्स बोलते हो। इसके बाद आपने इससे बाहर आके लगानी होती है करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर आप अपना कोड लगाते हो जिसको आपने प्रिंट करवाना है या जिसको आपने एग्जीक्यूट करवाना है। मैं यहाँ पे इको करता हूँ और मुझे प्रिंट करवाना है बाबर अली। सेव करूँगा और मैं इसको यहाँ पे रीलोड करूँगा तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा बाबर अली। लेकिन अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने फंक्शन को लगा तो दिया लेकिन इसको कॉल नहीं किया। अब इसको हमने कॉल किस तरह से करना है? इस फंक्शन से बाहर आ जाना है और यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं। सेव करेंगे, इसको रीलोड किया तो हमारे पास बाबर अली प्रिंट आ गया। तो इस तरह से हम फंक्शन लगा के उसको कॉल कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया सिंपल फंक्शन। अब इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर पैरामीटर या आर्गूमेंट पास करने के लिए ये जो आपके पास आ रही है ना, ये आपके पास पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप वेरिएबल जो है ना वो पास कर सकते हो। अब मुझे एक समझ लें कैलकुलेटर बनाना है प्लस वैल्यू करवाने के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर 1। सबसे पहले इसको मैं पैरामीटर दूंगा नंबर 1 और सेकंड इसको दूंगा मैं नंबर 2 यहाँ पे इसको दूंगा। अब सेव करेंगे और यहाँ पे हम कराएंगे इको के अंदर हम नंबर 1 और नंबर 1 और प्लस करवा देंगे नंबर 2 को, यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे। अब जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया ना, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ देंगे। अब नंबर 1 की जगह मैं लिखूँगा 5। अब प्लस करवाना है इसके अंदर मैंने 5 को, तो कॉमा लगा के सेकंड वैल्यू इसको दूंगा 5। अब सेव करके इसको रीलोड करूँगा तो मेरे पास 10 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मुझे इनको माइनस करवाना है तो यहाँ पे माइनस दे सकता हूँ और सेव करके इसको रीलोड करूँगा तो मेरे पास इसकी जो मैथमेटिकल जो कलेक्शंस है वो आ जाएगी। अब इसको अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई वाला साइन यूज़ करके इसको रीलोड करूँगा तो मेरे पास 25 प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो होगा हमारे पास एक। अब मुझे अगेन एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं अब सारा ये कोड नहीं लिखूँगा, जस्ट इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज कर दूँगा। अब मैं करवाता हूँ इसको 15 × 5, सेव करके इसको रीलोड करूँगा तो मेरे पास
वो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी आप PHP का कोड लिखते हो, एक आपने आर्गूमेंट पास किया और जब आप दूसरा आर्गूमेंट लगाते हो तो आपने ये सेमीकोलन लगाने होते हैं। जब सेमीकोलन नहीं लगाओगे आपके पास कोड वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए आपने सेमीकोलन बिल्कुल नहीं भूलने। सेमीकोलन लगाओगे आपका कोड एग्जैक्ट वर्क करेगा, अगर आप सेमीकोलन भूल गए तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। जिस तरह से अभी मैं सेमीकोलन हटा के इसको रीलोड करूँगा तो कोड हमारे पास वर्क नहीं करेगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। लेकिन जैसे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा तो हमारे पास कोड एग्जैक्ट वर्क करेगा। इस एरर का आपने हमेशा जो है ना ख्याल रखना। दोस्तों PHP के अंदर 4 तरह के लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फार लूप, फार ईच लूप। मैं आपको ऐसा एक कंसेप्ट बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छे से सीख लेते हो तो आप हर लूप को आसानी के साथ लगा सकते हो। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि लूप हम लगाते क्यों हैं। लूप हमने तब लगाना होता है जब हमने एक डाटा को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है। जिस तरह से हमें काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 से लेके 100 तक, तो हम उसको 1 बाय 1 नहीं लिखेंगे, हम लूप लगाएंगे और वो हमारे लिए एक लाइन के अंदर वो पूरी काउंटिंग प्रिंट करवा देगा। एक स्टेटमेंट हमें चाहिए 10 दफ़ा, तो मैं उसको 10 दफ़ा नहीं लिखूंगा, एक ही दफ़ा लिखूंगा और लूप के अंदर लगा दूंगा और लूप हमारे लिए 10 दफ़ा प्रिंट करवा देगा। अभी उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले आपने एक कंसेप्ट को समझना है कि जब भी आप कोई भी लूप इस्तेमाल कर रहे हो, जो मेजर आपके ये पहले 3 लूप्स हैं, ये इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है लूप को इनिशियलाइज करना। इसमें हम वेरिएबल को कोई वैल्यू दे के 0, 1, 2। इनिशियलाइज का मतलब होता है स्टार्ट करना। हम उसको इनिशियलाइज वैल्यू देते हैं कि हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, कहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो, उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। फिर बोलते हैं कंडीशन, कि किस कंडीशन के ऊपर हमारा लूप वर्क करे। अगर मैंने 100 तक गिनती लगाई है तो मुझे 100 से वापस गिनती चाहिए, या मैंने इनिशियलाइज किया 1 से और मुझे नेक्स्ट 100 जो डिजिट्स हैं वो चाहिए, उसे बोलते हैं आपका कंडीशन। कि जो आप कंडीशन उसको सेट करते हो, सबसे पहले इनिशियलाइज, आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, अपने लूप को इनिशियलाइज करते हो कि हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर हम उसको देते हैं उसकी कंडीशन कि हमारा लूप यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन हमारा ये वाला कोड रन हो जाए। उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे वाइल लूप को। वाइल लूप को जब भी आप लगाते हो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनिशियलाइज। कोई भी आप लूप लगा रहे हो सबसे पहले इनिशियलाइज। इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं, हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको कोई भी वैल्यू दे देते हैं। मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 1। ये हो गया हमारा लूप इनिशियलाइज। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और जब उस वेरिएबल को हमने लूप के अंदर इस्तेमाल करना है उसे बोलते हैं वाइल इनिशियलाइजेशन। सॉरी, वाइल नहीं, लूप इनिशियलाइजेशन, उसे बोलते हैं लूप इनिशियलाइजेशन। अब हमने यहाँ पे लूप को इनिशियलाइज कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल, जस्ट हमने लिखना होता है वाइल। और इस तरह से यहाँ पे हमारी आती है कंडीशन और यहाँ पे हमारा आता है कोड, कि कौन सा आपने कोड इनिशियलाइज करना है, कौन सा कोड आपने रन करना है, कौन सा आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। ये होगी इनिशियलाइजेशन, ये होगी कंडीशन। अब यहाँ पे मैं इसको कंडीशन देता हूँ कि हमारी जो वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिक्लेयर की है $, और उसका नेम है x, वो अगर हमारी लेस देन या इक्वल टू थी 100 के। अब ऑलरेडी हमारे पास वो लेस देन 100 से है, 100 से तो कम ही है ना एक। देन क्या करो, देन हमारे पास इसको प्रिंट करवा दो नेक्स्ट इसकी वैल्यूज। हम क्या करेंगे, इको, और इको के अंदर हम इस वेरिएबल का नाम देंगे x, और हम इसके अंदर लिख देंगे प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब होता है कि इसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, इसमें एक वैल्यू का इजाफा कर दो। कहाँ तक इजाफा करो, 100 तक। अब जैसे इसको मैं सेव करके पेज को रीलोड करूँगा, हमारी जो काउंटिंग है वो 100 तक प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अभी इस तरह से इसने प्रिंट नहीं करवाना, मुझे चूँकि काउंटिंग चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा, ये ब्रैकेट्स हटा के लिखूँगा। इस ब्रैकेट्स को मैंने हटा दिया। अब इसको यहाँ पे सेव करेंगे और इसको रीलोड करेंगे। यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट टैब को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 100 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट होगी। अब अगर मुझे इसके साथ एक BR का टैग लगाना, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा BR का टैग। BR से क्या होगा कि हमारा हर एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो जिस तरह से हम नॉर्मल लिखते हैं ना काउंटिंग, उस तरह से हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ये हमने BR टैग को क्लोज किया। अब इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारी काउंटिंग 100 तक प्रिंट होगी। अब यहाँ पे हमने किया इनिशियलाइज। इनिशियलाइज हमने किया 1 से, हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से। अब इसको रीलोड करेंगे तो हमारी काउंटिंग 10 से स्टार्ट होगी। इसे बोलते हैं इनिशियलाइज, इससे बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि हमारा लूप यहाँ तक चले। अब मुझे काउंटिंग चाहिए, कहाँ तक चाहिए मुझे,
100 तक चाहिए। तो मैंने क्या पे लिखा, अगर मेरा जो वेरिएबल एक्स है वो अगर लेस देन या इक्वल टू होती है 100 के, लेस देन तो ऑलरेडी है, इक्वल हमने करना है इसको 100 के, देन क्या करो इसमें एक एक वैल्यू का इजाफा कर दो। जब उसमें एक एक वैल्यू का इजाफा करेंगे तो इसकी कंडीशन है 100 तक, तो 100 तक हमारे पास काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी। वाइल लूप मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ। अगर आपने बचपन में टेबल्स पढ़े होंगे पंजाबी में जिसे पहाड़े बोलते हैं, 1 दूनी 2 नी 2 दूनी 4, इंग्लिश में पढ़े तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस तरह से। मैंने तो पंजाबी में पढ़े हैं इसलिए इंग्लिश वाले मुझे नहीं आते सही से। तो हम उनको किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं लूप के ज़रिए। हम इसमें यूज़ करेंगे वाइल लूप, उसके बाद हम डू वाइल लूप, फॉर लूप, जितने भी लूप इस्तेमाल करेंगे सब के साथ 100 तक काउंटिंग गिनती, और साथ में हम जो टेबल्स हैं वो प्रिंट करवाएंगे। मैं आपको एक मेथड बता दूंगा, उसके बाद आपको जो भी टेबल प्रिंट करवाना हो आप आसानी के साथ करवा सकते हैं। जब भी आपने टेबल प्रिंट करवाना है इसके साथ सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लेनी है, उसको आपने डिक्लेयर करना है, कोई भी आप उसको नाम रख दो और उसको आप वैल्यू दे दो 0। इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसमें हमने लूप को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने लगाना है वाइल लूप। वाइल लूप और वाइल लूप के साथ हमने इसके अंदर सबसे पहले वेरिएबल देनी है कंडीशन, इसके अंदर हमने कंडीशन पुट करनी है और इसको हमने करना है लेस देन और इक्वल टू 100। अब मुझे जो टेबल प्रिंट करवाना है वो करवाना है 100 तक, और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इको, और इको के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे BR का टैग, क्योंकि हम इसके अंदर ब्रेक लगानी है, हर जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। और यहाँ पे हम जो हमारी वेरिएबल उसको प्रिंट करवा देंगे। हम उसको साथ में प्रिंट करवा दिया, और अब हम नीचे इसके अंदर यहाँ पे लगाना है इसका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल एक्स, इसके अंदर आप ऐड कर दो, ऐड आप क्या कर दो प्लस और इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे अगर 10 लिखूंगा, फिर सेव किया, और इसके अंदर लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाना है, रीलोड करेंगे तो आपके पास 10 का टेबल बन जाएगा। अब अगर मुझे इसका जो टेबल है वो चाहिए 5 का, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, सेव किया और यहाँ पे 5। अब मेरी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से। अब मुझे अगर यहाँ से 5 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे दे दूंगा 5, और अब इसको करेंगे यहाँ पे रीलोड, तुम्हारा 5 से टेबल स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे 15 का टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे 15 का टेबल प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 15 करना पड़ेगा और मेरे पास 15 का टेबल बन जाएगा 100 तक। अब जो भी मुझे टेबल प्रिंट करवाना है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। इसको मैं इनिशियलाइज करा सकता हूँ 0 से, और उसके बाद 15 ऐड करके रीलोड करूँगा तो मेरे पास 15 का टेबल बन जाएगा 100 तक। तो इस तरह से आप टेबल लगा सकते हो यूजिंग लूप। अब इसके अंदर 2 का टेबल लगाना चाहो, 4 का लगाना चाहो, जो भी आप लगाना चाहो आप आसानी के साथ लगा सकते हो। रीलोड करेंगे तो हमारा 2 का टेबल बन जाएगा, कहाँ तक, 100 तक। दोस्तों डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह ही वर्क करता है, जस्ट इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। अब डू वाइल लूप की मदद से भी हम काउंटिंग पहले प्रिंट करवाएंगे, फिर हम टेबल को प्रिंट करवाएंगे। अब हम काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करना है। जब भी हमने कोई भी लूप लगाना है तो उसे हम करते हैं इनिशियलाइज। जब हमने डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना है तो इसको भी हमने लूप से बाहर इनिशियलाइज करना होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे $x, वेरिएबल का नाम देंगे, इसको हम इक्वल करेंगे, इसकी इनिशियलाइज वैल्यू हम कर देंगे 0। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डू और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे वाइल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे इसके पैरेंथेसिस। अब ये जो आपका वाइल है इसकी जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आपने लिखनी है कंडीशन, और जो आपका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आपने लिखना है इस डू वाले ब्लॉक के अंदर। और बाकी आपका कोड सेम तरह से वर्क करता है, सेम तरह से आप जिस तरह से यहाँ पे कंडीशन लगाइए सेम कंडीशन आप यहाँ पे लगाओगे, और सेम तरह से आप इनिशियलाइज भी यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आपका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन भी सेम ही होगा। जस्ट सिंटैक्स का डिफरेंट होगा कि सबसे पहले होगा डू कि हमारी एग्जीक्यूशन जो कॉन्टैक्ट्स है वो रन करेगा, और उसके बाद हमारी जो कंडीशन है वो चलेगी। लेकिन वाइल लूप के अंदर क्या था, पहले हमारी कंडीशन ट्रू होती थी, पहले हमारी कंडीशन को कोड रीड करता था, और उसके बाद हमारा जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो चलता था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हमारे पहले कोड चलेगा और उसके बाद हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। लेकिन कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका लूप वर्क करेगा, जिस तरह से वाइल लूप के अंदर था। इस तरह से नहीं कि आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी और आपका वाइल लूप भी चल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका लूप चलेगा। इसके अंदर हमने कोड ऑफ एग्जीक्यूशन लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे इको, और इको के अंदर सेम यहाँ पे आप वेरिएबल को प्रिंट करवाओगे और साथ में आप इसको BR का टैग लगा दो। यहाँ पे हमने BR का टैग लगा दिया और साथ में हमने इसको वैल्यू प्लस करवानी है, तो हम यहाँ पे x और इसमें एक वैल्यू ऐड कर दो, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि तब कब तक इसने ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और इसको हम लेस देन और इक्वल टू कर देंगे 5, कि हमें 5 तक काउंटिंग जो प्रिंट करवा दो। इसको यहाँ पे रीलोड करेंगे तो हमारी काउंटिंग 5 तक प्रिंट हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे 100 तक काउंटिंग चाहिए तो यहाँ पे मैं 100 दे दूंगा और मेरी जो काउंटिंग है वो 100 तक प्रिंट हो जाएगी।
अब सेम तरह से अगर मैंने टेबल को प्रिंट करवाना है जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो उसका भी जो तरीका वो सेम है। जस्ट हमने यहाँ पे प्लस और इक्वल इज इक्वल टू 10, अगर मुझे 10 का टेबल चाहिए और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूंगा 10 इनिशियलाइज और इसको करेंगे रीलोड, तुम्हारे पास 10 का टेबल आ जाएगा। अगर मैंने 5 का टेबल प्रिंट करवाना तो यहाँ पे 5 की वैल्यू इनिशियलाइज और इसमें 5 की वैल्यू ऐड करते जाओ, रीलोड करेंगे तुम्हारे पास 5 का टेबल बन जाएगा। सेम इस तरह से अगर मैंने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। अब इसको सेव करके यहाँ पे रीलोड करेंगे तुम्हारे पास 100 तक 2 का टेबल बन जाएगा। तो इस तरह से आप डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हो। वाइल लूप, डू वाइल लूप सेम तरह से काम करते हैं, इनिशियलाइजेशन भी सेम तरह से है, उसके बाद कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है और कंडीशन है। मेन चीज़ें इसके अंदर 3 ही है हर लूप के अंदर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। इन 3 चीज़ों को आपने समझना है। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि लूप को इनिशियलाइज करना, आपने वेरिएबल को स्टार्ट कहाँ से करना है। उसके बाद इसकी कंडीशन कि आपने किस कंडीशन तक इसको चलाना है, ये कौन सी कंडीशन ट्रू हो तो आपका लूप चले, फिर लूप के अंदर आपने क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, दैट्स ऑल। इतना आपने समझ लेना है। जस्ट एक दफ़ा आप इसको समझ लो ना कि इनिशियलाइज, कंडीशन और कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, इन 3 को आप समझ लो अच्छे से, 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट आपने ये समझना है कि आपने डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन कहाँ पे लगानी है, इनिशियलाइज कहाँ पे करना है और जो हमारी कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हमने कहाँ पे लगाना है, दैट्स इट। बस इन 2-3 चीज़ों को आपने समझना है और आपको हर तरह का लूप आ जाएगा। फार लूप, दोस्तों फार लूप भी सेम जिस तरह से आपका वाइल लूप था, डू वाइल लूप था, उसी तरह से वर्क करेगा। जस्ट इसका आपने कॉन्टेक्स्ट समझना है कि आपने इनिशियलाइज कहाँ पे करना है, कंडीशन कहाँ पे लगानी है और फिर आपने इसमें वैल्यू जो वो कहाँ पे प्रिंट करवानी है और कोड ऑफ एग्जीक्यूशन आपका कौन सा होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लगाओगे फार लूप और फार लूप के अंदर आपने, बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ लिख के बताता हूँ। फार लूप और सबसे पहले आप करते हो इनिशियलाइज, जो इनिशियलाइजेशन आप कर रहे थे कोड से बैक, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया इसको, सेम तरह से आप इनिशियलाइज करोगे इसके अंदर। सबसे पहले आप करोगे इसको इनिशियलाइज। इनिशियलाइज हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से, उसके बाद आपने लगाना है सेमी कॉलन। ये याद रखना सेमी कॉलन लगाना, अगर कॉमन लगाओगे वर्क नहीं करेगा। सेमी कॉलन अगर आप यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका कॉमा के साथ भी वर्क कर जाता है, लेकिन इसके अंदर आपका सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो PHP के अंदर एरर आ जाता है, क्योंकि PHP का कोड ऑफ लॉक ही यही है, उसका जो कोड लिखने का तरीका भी यही है कि आपकी जब एक स्टेटमेंट एंड हो उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसको कंडीशन। अब मुझे काउंटिंग प्रिंट करवानी है यहाँ पे अगेन 5 तक, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा। पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगी, उसके बाद कंडीशन हम इसके लगाएंगे कि हमारी वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू होगी 5, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। क्या करें, इस जो वेरिएबल है x, इसके अंदर एक एक वैल्यू हमारी आगे ऐड करते जाओ और फिर हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन कि इसके बाद हमारा कौन सा कोड वर्क करे। तो हम यहाँ पे इको और इको के अंदर हम जस्ट वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लेंगे हमारे पास x और साथ में हम बीयर का टैग लगा देंगे कि हर एलिमेंट हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, हमारे पास एरर आ गया। यहाँ पे सेमीकोलन लगा के अब इसको यहाँ पे रीलोड करेंगे तो हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने कॉमा सेमीकोलन का अपने लाजमी ख्याल रखना है। जब हम स्टार्ट में थे तो हम इसके ऊपर बहुत अड़े रहते थे कि हमें पता नहीं चलता था कि हमारा एरर है कहाँ पे। एरर ये था कि हम यहाँ पे लगा देते थे, सेमीकोलन नहीं लगाते थे, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कर रहे हो तब आपकी लाइन एंड हो तो आप बेशक ना लगाओ, आप सेमीकोलन ना भी लगाओ, कोई मसला नहीं होता, आपका कोड वर्क करता है। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि इसके अंदर आपने सेमीकोलन लगाना होता है। अब मुझे काउंटिंग चाहिए अगर 100 तक, तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा 100 और सेव करूँगा, रीलोड किया तो हमारे पास 100 तक जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे इसके अंदर टेबल को प्रिंट करवाना है, तो सेम उसी तरह से वही प्रोसीजर होगा आपका। यहाँ पे आप लिखोगे 10, अब मुझे 10 का टेबल प्रिंट करवाना है 100 तक। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू इसमें ऐड की थी प्लस और इसको इक्वल कर दूंगा 10 के। सेव करूँगा, यहाँ पे रीलोड किया तो हमारे पास आ गया 10 का टेबल 100 तक। अब मुझे अगर टेबल चाहिए यहाँ पे 2 का, तो सेम इसके अंदर मैं लिखूँगा 2 और यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू करूँगा यहाँ पे भी 2 के, आपके इनिशियलाइज हो 2, रीलोड करेंगे तो हमारे पास 100 तक 2 का टेबल बन जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो। फॉर ईच लूप, दोस्तों फॉर ईच लूप आपका हमेशा वर्क करता है एरे के ऊपर। जब आपकी वैल्यूज़ होंगी एरे के अंदर देन आपका फॉर ईच लूप वर्क करेगा। अब एरे क्या है, एरे के ऊपर नेक्स्ट चल की वीडियो आएगी। एरे का मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट है मल्टीपल कंटेंट है और आपने उसको एक वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखता हूँ
कलर्स। अब मैं एक एरे लेता हूँ कलर्स के नाम से। अब इसके अंदर मुझे मल्टीपल कलर्स को जो है वो इंटर करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा एरे और इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा और यहाँ पे मैं इसको हर चीज़ खुद से लिखता हूँ एरे और यहाँ पे। अब सबसे पहले रेड, उसके बाद मैं कलर इसके अंदर लिखता हूँ ब्लू। अब ये मेरे पास एरे की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे और यहाँ पे ब्लू। अब मैंने 3 वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर दी। अब कॉमा लगा के इसके अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज ऐड करना चाहो आप कर सकते हो और लास्ट में मैंने लगाया सेमीकोलन, तो ये हमारा एरे जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब जब भी हमने यूज़ करना है फॉर ईच लूप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच और फॉर ईच के बाद हमारे पास होगा पहली वेरिएबल्स, यहाँ पे हमारे पास होगा एरे। एरे हमारे पास कौन सा है, कलर्स, तो यहाँ पे मैं एरे का नाम दूंगा कलर्स एज वैल्यू, तो इसके अंदर मैं दूंगा कलर। अब यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम रख दूंगा कलर, कलर्स एज कलर। ये जो कलर्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एरे को और जो कलर है ये रिप्रेजेंट करता है आपके हर एक एलिमेंट को जो इसके अंदर एलिमेंट्स लगे हुए हैं। अब कोड ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर अगर मैंने इन कलर्स को प्रिंट करवाना है तो यहाँ मैं लिखूंगा इको और इको के अंदर मैं जस्ट ये जो आपका ये जो एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। इसका नाम हमारे पास क्या है, कलर। यहाँ मैं कलर लिख के इसको सेव करके जैसे रीलोड करूँगा तो मेरे पास कलर आ जाएंगे रेड, ब्लू और ग्रीन। जो मैंने यहाँ पे दिए थे रेड, ब्लू और यहाँ ब्लू दे दिया, यहाँ मैं कर देता हूँ ग्रीन और इसको करेंगे सेव, तो मेरे पास आ गया ग्रीन। अब इस तरह से आप फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हो। फॉर ईच लूप के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ना इसमें चेंजिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ एल का टैग, एल टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ पे होम, और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ कलर्स। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो फॉर ईच लूप है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा चूँकि हमने कलर्स दिए हुए हैं तो हम कलर्स इंप्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल के अंदर दूंगा इसको मैं कलर। अब जो साइड है, साइडों पे हमने डबल कोड इस्तेमाल किए तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे सिंगल कोड्स। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसका कलर और कलर के अंदर हम इसकी वैल्यू दे देंगे कलर। अब इसको सेव करेंगे, जैसे रीलोड करेंगे तो ये मेरे पास मेन्यूज़ बन जाएंगे और जो मैंने यहाँ पे कलर दिए हैं वो वाले कलर इसके ऊपर जो है वो शो हो जाएंगे। अगर मुझे इसके अंदर कोई और कलर भी शो करवाना तो यहाँ मैं लिखूँगा येलो, मेरे पास एक LI बन जाएगा जिसके ऊपर येलो कलर जो है वो लगा हुआ हो। इस तरह से दोस्तों PHP के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंडीशंस को चेक करने के 2 हमारे पास मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है इफ़ एल्स और दूसरा हमारे पास होता है स्विच सिस्टम। जब हमने कोई भी कंडीशन चेक करनी है उसके लिए हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं या हम स्विच सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन आप कोई भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ वेरिएबल, यहाँ मैं लिखता हूँ $साइन और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, और नंबर को मैं इक्वल कर देता हूँ 18 के, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंडीशन इफ़ और एल्स। अब एक बार बस इसके अंदर होता है इफ़ और एक बार बस इसके अंदर एल्स। अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती देन आपका ये वाला कोड शो हो जाए। अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ इफ़ नंबर जो हमने ऊपर वेरिएबल लगाई है अगर वो हमारे इक्वल होती है 18 के, डबल इक्वल हम कर लें 18 के। अब हमारे पास 18 ही है, देन क्या करो, देन हमारे पास शो करवा दो गुड, देन हमारे पास शो करवा दो गुड। सेव करेंगे, इसको रीलोड करेंगे, हमारे पास गुड शो हो गया। एल्स के अंदर हम लगाते हैं कि अगर ये हमारे पास इसकी जो नंबर्स हैं वो 18 से डिफरेंट होते हैं देन इसके अंदर आप शो क्या करवाओ बैड, देन इसके अंदर क्या शो करवा दो बैड। सेव करेंगे, अभी हमारे पास गुड ही शो होगा, लेकिन जैसे इसकी मैं वैल्यू ऊपर चेंज करूँगा, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 8, रीलोड करेंगे हमारे पास आएगा बैड। इस तरह से आप कंडीशन लगाते हो। कंडीशन के अंदर आप सिंपल क्या करते हो, यहाँ पे आपने लगानी होती है कंडीशन। कोई भी कंडीशन लगाओगे आप यहाँ पे लगाओगे इफ़ का मतलब है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है देन क्या करो, हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट करवा दो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती देन हमारे पास इसके अलावा एक और मैसेज है वो प्रिंट करवा दो। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे मैसेज शो करवाना है कि अगर एक बंदा जिसकी एज है 18+ देन उसके बाद मैसेज प्रिंट हो जाए कि यू कैन ड्राइव कार, और अगर उसकी एज 18 से कम है देन हम उसे शो करवा देंगे यू कैन नॉट ड्राइव। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या मैसेज इस्तेमाल करूँगा। अब अगर मैं लिखता हूँ अगर उसकी एज इक्वल टू या ग्रेटर देन होती है 18 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यू कैन ड्राइव, और अगर उसकी एज नहीं होती तो हम यहाँ पे शो करवा देंगे यू कैन नॉट ड्राइव। सेव करेंगे, अब इसको करेंगे यहाँ पे रीलोड। हमारे पास अच्छा अब हमारे पास एक एरर आ रहा है तो उसको मैं चेक करता हूँ कि एरर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। वो हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे पहले लगाया इक्वल देन और फिर लगाया ग्रेटर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसको
ग्रेटर देन या इक्वल। जब भी हमने कंडीशन चेक करनी होती है हम पहले लगाते हैं या स्मॉल या ग्रेड, उसके बाद हमने लगाना होता है इक्वल। अब इसको सेव करके रीलोड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यू कैन नॉट ड्राइव। क्यों? क्योंकि इसकी एज हमारे पास कितनी है, हमारे पास 8 है। अगर इसकी एज में कर देता हूँ 19, तो 19 कितनी है हमारे पास, 18 से ज़्यादा है। इसको रीलोड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यू कैन ड्राइव। दोस्तों अब कंडीशंस को चेक करने का हमारे पास दूसरा तरीका होता है स्विच सिस्टम। तो स्विच सिस्टम किस तरह से वार करता है, जिस तरह से आपका स्विच लगा होता है ना, सेम उसी तरह से इसने वार करना है। अब वो किस तरह से, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फेवरेट कलर, तो यहाँ मैं लिखूँगा वेरिएबल, उसको नाम दूंगा फेवरेट कलर, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा इस तरह से। कोई भी हम फेवरेट कलर दे देते हैं, मेरा वाइट है तो मैं यहाँ पे वाइट लिख दूंगा, और यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे स्विच सिस्टम। अब स्विच सिस्टम जो है ना, उसके अंदर हमारे पास मैं आपको एक ही चीज़ लिख के दिखाता हूँ। स्विच, सबसे पहले हमारे पास होता है इसका स्विच स्टेटमेंट, इसके अंदर हम लगाते हैं इसकी वेरिएबल कि जिसके ऊपर हमने स्विच सिस्टम को अप्लाई करना है। उसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हमारे पास होता है केस। केस का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू को आप चेक कर रहे हो। जिस तरह से मेरे पास वाइट है तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, कि हमारे पास अगर ब्लू कलर है देन क्या करो, देन उसके बाद आपने ना ये डबल कोट्स लगाना है, ये वाले डबल कोलन लगाना है, और यहाँ पे आपने लगाना है इसकी कोड ऑफ एग्जीक्यूशन कि अगर आपके पास ब्लू कलर होता है तो आप क्या चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ ब्लू कलर, ब्लू कलर। और अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होती है इसके अलावा, दैन मैं क्या करूँगा, इससे पहले लगाऊंगा ब्रेक कि यहाँ तक हमारी वैल्यू हो जाए ब्रेक। ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे एक और केस लगाऊंगा और इसके अंदर लिखता हूँ ग्रीन। इन केस हमारा कलर जो है ग्रीन होता है, दैन क्या आपको दैन हमें शो करवा दो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। अब मैं यहाँ पे आपको कलर की मिसाल दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर कोई भी कंडीशन जो है वो चेक कर सकते हो। इसका हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। उसके बाद मैं इसके अंदर एक और केस ऐड करता हूँ, मैं इसके अंदर केस ऐड करता हूँ। अगर हमारे पास होता है येलो कलर, दैन क्या करो, दैन हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट इसको इसके अंदर एक को करवाओ, मतलब इसके अंदर एक मैसेज शो करवा दो क्या कि येलो कलर, येलो कलर, और यहाँ पे उसके बाद इसके ऊपर लगा दो ब्रेक। ब्रेक लगा दिया। अब हमारे पास मल्टीपल केसेस बन गए। ये एक हमारे पास केस बन गया, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग लिखते हैं, केस, उसके बाद आपका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन और फिर ब्रेक। ये आपने मेथड हर दफ़ा इस्तेमाल करना होता है। पहले आपका गया केस कि किस कंडीशन को आप चेक कर रहे हो, उसके बाद इको के कौन सा मैसेज प्रिंट हो, फिर आपका ब्रेक कि यहाँ पे ये केस एंड हो गया, और फिर हम लगाते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। अगर आपका कोई भी केस वर्क नहीं कर रहा दैन हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है वो वर्क करेगा। डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या करते हो, डिफ़ॉल्ट के अंदर आप इसको दे देते हो कोई भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। को मैं इसको करवा देता हूँ कि शो करवा दो इसको वाइट बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास वाइट शो होगा। अगर वो हमारे पास शो नहीं होता दैन हमारे पास ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे पास ये एंड हो जाए। ये हमारे पास इसकी लास्ट। अब डिफ़ॉल्ट की आई थिंक हमारे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये डालना था, सेव किया। आप इसको चेक करते हैं, रीलोड करेंगे तो अभी हमारे पास एरर आ रहा है। तो एरर कहाँ पे आ रहा है, लेट मी चेक। यहाँ पे हमने लगा दी डबल कोलन, इसको हमें नहीं लगाना है, इसको वैसे लिखना है। अब रीलोड करेंगे, हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है वाइट, लेकिन यहाँ जैसे मैं इसकी वैल्यू करूँगा यहाँ पे ब्लू, सेव करूँगा, रीलोड करेंगे, हमारे पास ब्लू कलर आ गया। और अगर मैं इसके अलावा कोई और देता हूँ, या मैं देता हूँ येलो कलर, दैन हमारे पास शो हो जाएगा येलो कलर। तो इस तरह से आप सिंपल स्विच सिस्टम लगा सकते हो। इसको आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगी। स्विच सिस्टम हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं इफ़ एल्स। और इफ़ एल्स मैंने जितना आपको समझाया हम मोस्टली इतना इस्तेमाल करते हैं। फिर जब आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग की तरफ जाओगे दैन हम उसकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो करेंगे। अभी मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये एज ए बिगिनर आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर सको, आप एक्चुअल में पता हो कोडिंग किस तरह से वर्क करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम HTML और PHP को इकट्ठा लिख सकते हैं। दोस्तों इसको लिखने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। जिस तरह से हम सिंपल HTML लिखते हैं ना, उसी के अंदर हमने PHP को इंक्लूड कर लेना होता है। मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे हमने HTML का कोड लिखा, PHP की जो फाइल है ना उसके अंदर आप पूरा HTML कोड लिख सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं। जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिख सकते, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। आप PHP के अंदर मुकम्मल HTML लिख सकती हो। अब इस तरह से मैंने HTML लिखी, इसके अंदर मैं टाइटल लगा देता हूँ वेब ऐप, और इसकी जो बॉडी है इसके अंदर मैं H1 का टैग लिखता हूँ, H1 का टैग, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ हेलो, और इसको मैंने कर दिया क्लोज। सेव करके इसको रीलोड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा हेलो। अब इसी के अंदर मुझे PHP का कोड लिखना है, तो सिंपल मैं PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लिखूंगा जिस तरह हम लिखते हैं।
एंगल ब्रैकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क PHP, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर एंगल ब्रैकेट एंड, फिर इको, और इको के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख कर सेव करोगे तो आपका टेक्स्ट सेम उसी तरह से आ जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो PHP के अंदर, और आप इवन वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट स्टोर करवा के भी इसको इसके अंदर लिख सकते हो। अब इसके अंदर मैं आपको लूप एक लगा के दिखाता हूँ कि आप किस तरह से एक 1 से लेके 30 तक या 100 तक काउंटिंग लिख सकते हो PHP की मदद से HTML के अंदर। तो हम यहाँ देख लेते हैं UL का टैग, UL का टैग लिया। अब UL के अंदर हम लिखेंगे PHP का कोड, यहाँ पे लिखेंगे इसका एंगल ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर PHP के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जिस तरह से हम लिखते हैं। अब इसके अंदर हम जिस तरह से नॉर्मल हमने लूप्स लगाए थे ना, उसी तरह से हम लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं लूप को। $x इसका नाम रखा और इसको हमने वैल्यू दी 0। अब उसी तरह से हम यहाँ पे वाइल लिखेंगे, जिस तरह से हम वाइल लूप लगाते हैं, वाइल लूप, और वाइल के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हम लगाएंगे कि जो हमारे पास काउंटिंग है वो हमारे पास वो लेस देन और इक्वल टू 30, हमने 30 तक पहले काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवानी है। अब इसका एग्जीक्यूशन कोड, अब देखो UL के अंदर हमने LI के अंदर अपना जो डाटा है उसको शो करवाना होता है। अब LI के अंदर मैं डाटा शो करवाऊंगा तो इसके अंदर मैं यहाँ पे LI लिखूंगा, और उसके बाद इसके अंदर मैं जो कोड है वो लिखूंगा। यहाँ पे LI को मैंने किया क्लोज, और यहाँ पे नॉट UL, और यहाँ पे लिखूंगा LI, और इसके साथ ये स्लैश लगा दूंगा LI, और इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली UL को एंड कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका इशू आता है इस तरह से, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा गलत वे में कर रहा हूँ। मैं आपको कोई और चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कस्टम डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये LI का जो टैग है हमने स्टार्ट और एंड कर लिया। अब इसके अंदर हमने कोड लिखना है अपना, उसको हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम PHP का जहाँ पे जो टैग है उसको क्लोज करेंगे, यहाँ तक हमारा PHP का कोड एंड हो गया, और यहाँ से हम इसको अगेन स्टार्ट कर लेंगे PHP को, PHP यहाँ पे जिस तरह से हम PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लिखते हैं यहाँ पे, और ये जो आपकी ये वाली ब्रैकेट है ना, हम इसको इसके अंदर लिख देंगे। अब ये जो LI का टैग है ना, इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे LI, और इसको हमने किया क्लोज, यहाँ पे LI को क्लोज किया। अब इसके अंदर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो इसके अंदर मैं सिंपल अगेन PHP का कोड लिखूंगा, PHP, और यहाँ पे इसको कर दूंगा क्लोज। अब इसके अंदर मैं जो हमारे पास ये वेरिएबल है ना, इसको इको कर लूँगा, इको किया, और इसकी मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे X, जो इसका नेम है, फिर इसमें प्लस ऐड करके सेमीकोलन, सेव किया, और रीलोड करेंगे, हमारे पास 30 तक काउंटिंग जो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से आप वाइल लूप या लूप की मदद से आप जो टेक्स्ट है, जो आपका PHP का कोड है, उसको आप HTML पेज के अंदर शो करवा सकते हो। अब बाकी आपके जितने भी PHP के फंक्शंस हैं, चाहे वो आपके ग्लोबल फंक्शन हो, लोकल फंक्शन हो, या आपके प्री डिफाइन हो, यूज़र डिफाइन हो, जो भी फंक्शंस हो आप HTML के अंदर आसानी के साथ लिख सकते हो।